Hello and welcome to Sankalp Coaching Classes. I am Pallavi and we are here for the preparation of CUET 2023 for the English subject. So let's begin. Yesterday we discussed the reading comprehension and we are discussing it in two parts, that is theory and the application part. So let's revise a bit and then we will move ahead with the application part. So yesterday we discussed the theory portion. Today we will revise a bit and let's begin. Theory and application. We discussed the process of doing reading comprehension. So what is the process? The thing is कि जब भी हम reading comprehension करते हैं तो वी आर फेमिलियर विद द पैटर्न की जिस तरीके से हमें 9th 10th में या 11th 12th में हमें पढ़ाया गया कि अनसीन पैसेजेस आते हैं एग्जाम में एंड वी हैव टू आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज पैसेजेस. बट द थिंग इज you have to acquaint yourself with the process of doing reading comprehension. कि how to read, what to read and why to read. You should know all these things because ये चीज़ें आपको जो है better comprehend करने में, better understand करने में जो है help करेंगी. So we discussed the process which is कि how we go about the reading comprehension. The process involves critical reading. Okay, the process involves critical reading. Yeah, critical reading. And we discussed what is the meaning of critical reading. ये critical reading में होता क्या है? Critical reading में हम जो है in depth study करते हैं, not only the superficial skimming but an in-depth analysis of the words or sentences given in the passage. तो critical reading हम जब भी करते हैं, we ask few questions like what is the author trying to say here? Why he is saying in the way he is saying, what is his tone in the passage, जिसके बेसिस पे जो है हमें एंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो वी विल क्विकली मूव अहेड क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो उसमें हम जो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, देन एनालिसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, देन व्हाट वी डू, वी read actively, not passively. We have to keep our senses open so that we can grasp the meaning of the passage fully. अगर हमें meaning जो है passage का वो अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हम उसके basis पे जो questions हैं वो easily solve कर पाएंगे. So these are the processes, okay? Then yeah, this is just a general tip कि जब भी आप घर में कोई भी चीज रीड करते हो, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, नॉट कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो एक आइसोलेशन में उसको स्टडी करोगे और वोकैबुलरी को बिल्कुल आइसोलेशन में स्टडी करोगे. जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो तो वोकैबुलरी जो आपकी CUET के सिलेबस का पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते समय आप वोकैबुलरी जितनी आपकी स्ट्रांग होगी उतना आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प मिलेगा. सो एवरीथिंग, ईच टॉपिक which is given in your CUET syllabus, each topic is interconnected. तो इसीलिए आपको जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है तो if you encounter a word which you are not familiar with, अगर आपको कोई ऐसा वर्ड मिल रहा है कि जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, उसका मीनिंग आपको नहीं पता है, तो उसका जो मीनिंग है उसका मीनिंग आपको पता करने का क्या तरीका है कि जस्ट रीड द होल सेंटेंस. पूरा सेंटेंस रीड करने पे आपको एक आइडिया जो है जरूर हो जाएगा कि इस वर्ड का जो है
इस सेंटेंस में इस वर्ड का क्या मीनिंग बन रहा है। और अगर उस सेंटेंस में भी आपको वो मीनिंग जो है वर्ड का क्लियर नहीं हो रहा है, देन रीड द सेंटेंस बिफोर इट एंड द सेंटेंस आफ्टर इट। सो ये हो गया कि हम एक वर्ड का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, उसको सेंटेंस में रख के उसको पीछे वाले और आगे वाले सेंटेंस से रिलेट करके देखेंगे। आई एम टेलिंग यू all these things because sometimes आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको एक वर्ड का जो है मीनिंग पूछा जाएगा, चार जो है आपको ऑल्टरनेट जो है मीनिंग दिए जाएंगे उस वर्ड के, जिसमें से आपको एक चूज करना है। सो अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता है तो दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड द मीनिंग टू एन एक्सटेंट। तो उससे आपको थोड़ी सेंटेंस रीड करने से आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। देन वी डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हमने फैक्चुअल जिसको हम एक्सपोजिटरी भी बोलते हैं, लिटरल भी बोलते हैं एंड इंफॉर्मेटिव भी बोलते हैं। दीज काइंड ऑफ पैसेजेस आर इजी वंस, यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टाइप ऑफ पैसेजेस। क्यों ये इजी होते हैं? क्योंकि फैक्चुअल होते हैं, फैक्ट्स आपको जो है पैसेजेस में दिए गए होते हैं, पैसेजेस से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो अगर आपने पैसेज अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इजीली। बट सी द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि हमें मीनिंग हमेशा नहीं पता होगा या फिर हम पैसेज को समझ नहीं पाते, ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार होता है कि पैसेज इजी होता है, हमें समझ आ भी जाता है, लेकिन उस लिमिटेड टाइम पीरियड में जो कि एग्जाम का टाइम पीरियड होता है तब हम उसे नहीं कर पाते। सो द थिंग इज प्रैक्टिस इन योर होम, प्रैक्टिस अ लॉट। Practice is the key and reading is the key. Read critically and then practice questions or practice passages afterwards. पहले reading करो अच्छे से और जो words आपको meaning नहीं पता है उनके meanings देखो, देन पैसेजेस को रीड करो और पैसेजेस को सॉल्व करो। जितना आप सॉल्व करोगे आपका जो ब्रेन है वो उस जो इन्वायरमेंट को जो है अडॉप्ट कर पाएगा, वो जो एग्जाम वाला इन्वायरमेंट है। तो एक्टिवली रीड करने से आप जो है जल्दी जो है कम समय में आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो प्रैक्टिस इज द की, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट बिकॉज टाइम जो है वो बहुत कम है एंड दिस इज द क्रैश कोर्स। I am laying down a path for you. You have to walk on this path. ठीक है, चलना आपको है इस रास्ते पे। सो किस तरह के देखिए वहां पे सिलेबस में जो है क्लियरली मेंशन है कि क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स, जिसमें आपके 3 तरह के पैसेजेस जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें फैक्चुअल, नैरेटिव एंड लिटरेरी है। बट क्वेश्चंस विल नॉट बी लिमिटेड टू दीज टॉपिक्स। इसीलिए मैंने जो है कुछ और भी टाइप्स पैसेजेस की जो है आपको बता दी हैं, लेकिन टाइप्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस तरीके के पैसेजेस आएंगे जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फैक्चुअल जो है वो इजी होगा, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मोस्टली व्हाट, व्हेन और हाउ से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन से? व्हाट, when and where, why and how वाले क्वेश्चंस जो है वो फैक्चुअल पैसेजेस में नहीं पूछे जाएंगे। सो व्हाट, व्हेन एंड वेयर जो है वो पैसेज में से इजीली आप यू कैन फाइंड इट। ओके, देन नेक्स्ट वन इज नैरेटिव पैसेज। नैरेटिव पैसेजेस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। ये भी हमने डिस्कस किया कि ये स्टोरी की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसमें एक सीरीज ऑफ इवेंट्स कि दिस हैपेंड, देन दिस हैपेंड, देन दिस हैपेंड, एक स्टोरी की फॉर्म में जो है पैसेज होगा। तो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस दोनों पूछे जाएंगे। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल, व्हाई डू यू थिंक सोहम ट्राइड टू हिट रोहन, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको पूछे जाएंगे। देन कम्स योर लिटरेरी पैसेज। लिटरेरी पैसेज माइट बी फ्रॉम एनी लिटरेरी जॉनर। ये नॉवल, पोइट्री, ड्रामा, किसी भी जॉनर से
जो है इंग्लिश लिटरेचर के, ये पैसेजेस लिए जाएंगे। और लिटरेरी पैसेजेस में जो है फिगरेटिव डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल सिमिली, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन, इस तरह की डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच जो आपके सिलेबस में भी है, लिटरेरी पैसेजेस में इनका यूज किया जाएगा। तो इसीलिए लिटरेरी पैसेजेस जो हैं कंपैरेटिव टू फैक्चुअल वन, लिटरेरी जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिगर्स ऑफ स्पीच सो दैट आप जो है इस तरह के पैसेजेस इजिली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। Yeah, these passages use figurative language. Their primary function is aesthetic, ठीक है, आर्ट रिलेटेड, ब्यूटिफिकेशन, ऑर्नामेंटेशन, उनका जो प्राइमरी फंक्शन है। जैसे फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करने पे, वो फिगरेटिव लैंग्वेज हम यूज क्यों कर रहे हैं, उस पैसेज को ब्यूटिफाई करने के लिए। तो एस्थेटिक मींस आर्ट रिलेटेड, उसको ब्यूटिफाई करने से मतलब है एस्थेटिक, एस्थेटिक का जो मीनिंग है। बट दे में ऑल्सो कंटेन सोशल और पॉलिटिकल मैसेजेस। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एस्थेटिक ही होंगे, उनमें सोशल और पॉलिटिकल मैसेजेस भी जो है लिटरेरी टाइप ऑफ पैसेजेस में होंगे। देन कम्स योर, दीज आर द टाइप्स विच आई हैव एडेड टू द प्रीवियस वन। तो यहाँ पे हमने ये ऐड किए हैं कौन कौन सी। डिस्क्रिप्टिव, जिसमें किसी पर्सन, प्लेस या इवेंट को जो है डिस्क्राइब किया जाएगा। देन योर आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव में जो है ऑथर जो है आपको परजुएड, रीडर को परजुएड करने की कोशिश करेगा, रीडर को अपने ओपिनियन जो है मनवाने की कोशिश करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सम एग्जाम्पल्स। he or she will provide, the author will provide examples to persuade reader, okay. Then comes your एनालिटिकल पैसेजेस। एनालिटिकल और आर्ग्यूमेंटेटिव जो हैं ये थोड़ा सा इनमें जो है ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। इसमें जो है ऑथर रीडर को मनाने की कोशिश करेगा कुछ एग्जांपल्स देके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। बट एनालिटिकल में द ऑथर विल प्रोवाइड द एग्जांपल्स एंड आर्ग्यूमेंट्स फॉर रीडर टू एग्जामिन। वो अपने जो है ओपिनियंस जो है वो मनवाने की कोशिश नहीं करेगा। ऑथर जो है वो आपको एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करेगा एंड द ऑथर लेट द रीडर्स डिसाइड कि इस पैसेज में जो है वो क्या है और रीडर इससे क्या समझ रहा है। ही विल नॉट फोर्स हिज ओपिनियन अपॉन द रीडर्स, ओके। सो दीज काइंड ऑफ पैसेजेस जो है वो मूवी रिव्यूज, टेक्निकल रिपोर्ट्स और मैगजीन्स में आपको मिलते हैं। देन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इट कैन बी रिलेटेड टू द मेन आइडिया और द सेंट्रल थीम। जो आपको पैसेज पढ़ने पे, इफ यू आर रीडिंग द पैसेज इन डेप्थ, इफ यू आर थॉरली रीडिंग द पैसेज, अगर पहले आप, एक तरीका ये है कि आप पहले ही क्वेश्चंस जो है वो देख लो ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, और फिर उसके बाद जस्ट गो थ्रू द पैसेज। एक बार आप गो थ्रू कर लो क्विकली एंड देन रीड द पैसेज थॉरली विद दोज क्वेश्चंस इन माइंड। तो रिलेटेड टू द मेन आइडिया और सेंट्रल थीम के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको। रिलेटेड टू द टाइटल पूछे जाएंगे। रिलेटेड टू ऑथर्स इंटेंट, दैट व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे इन दिस पैसेज। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक चूज करना है। देन स्पेसिफिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। देन कम्स योर वोकैबुलरी रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाएंगे कि आपको किसी वर्ड का मीनिंग पूछा जा सकता है कि पैसेज में से एक वर्ड दिया जाएगा और 4 जो है वहां पे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे जिनमें से आपको क्लोजली रिलेटेड वन आपको चूज करना है। वहां पे आपको दे कैन आस्क यू अबाउट द सिनोनिम, दे कैन आस्क यू अबाउट द एंटोनिम। सो जस्ट I would suggest
कीप रीडिंग वोकैबुलरी, रोज के आप 20 to 30 वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग, उनके सिनोनिम, उनके एंटोनिम एंड देयर यूजेज, कि उसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जा रहा है, वो वर्ड जो है कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, वेदर इट इज अ नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये चीजें आपको रोज जो है कीप अ डिक्शनरी विद यू एंड keep practicing vocabulary on a daily basis. This is gonna help you a lot. vocabulary जितनी आपकी strong होगी उतना reading comprehension करने में आपको easy रहेगा, ठीक है. Then vocabulary से related questions, then indirect, implied. Implied means कि direct नहीं होंगे questions, इस तरह की what the author is trying to convey in this passage. तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ये डायरेक्ट नहीं है कि when the author went to some place as described in the passage, कि इस तरह का क्वेश्चन कि कुछ पैसेज में आपको दिया गया हो कि ऑथर जो है उसने कहीं पे ट्रेवल किया और इस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेवल किया, तो उसके बेसिस पे जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन. बट इनडायरेक्ट, जिसको हम इम्प्लाइड भी बोलते हैं, इन्फेरेंशियल भी बोलते हैं, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज दैट, इस तरह के क्वेश्चन, द अबव कोटेड सेंटेंस इम्प्लाइज दैट, इट मीन्स दैट, जो मेटाफोरिकल या हिडन मीनिंग जो होता है वो आ गया इम्प्लाइड मीनिंग आ गया वो. तो इम्प्लाइड क्वेश्चंस कौन से हो गए? इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. देन ट्रू और फॉल्स जो है इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. देन हाउ वी गो अबाउट द पैसेज, वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी, कि रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, glance through the passage quickly, then read it thoroughly with the questions in mind, do the easy ones first and attempt the difficult one in the end. When you find a sentence difficult to comprehend, read it in the context of sentences before and after it. When you encounter a difficult word, read it in the context of the sentence of which it is a part. Okay, I have explained it in detail earlier. Now we are moving on to the application part. Theory part जो है वो हमने कल भी डिस्कस किया था. Today we have revised the theoretical portion and now we are moving on to the application part, जिसमें हम एक एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पे आज. So let's move ahead. Okay, we will read the questions first and then we will read the passage. Choose the option that best captures the central idea of the passage from the given options. ये कुछ कोट्स दे रखी हुई हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से आपको चूज करना है best which captures the central idea of the passage from the given quotes. Now what he is saying, these are the quotes. It is all about quality of life and finding a happy balance between work and friends. To go beyond is as wrong as to fall short, by Confucius. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. It is by Albert Einstein. Then balance is not something you find, it is something you create, by Jana Kingsford. Now let's move on to the passage. You all have read the question. Now we are moving on to the passage. The choices we make. अब यहाँ पे आपने स्टार्टिंग से ही देख लिया कि किस बारे में बात होने लगी है, या आपको फर्स्ट सेंटेंस से ही ये चीज क्लियर हो रही है. किस बारे में बात हो रही है? चॉइसेस के बारे में. The choices we make on a daily basis, like wearing a seat belt, lifting heavy objects correctly, or purposely staying out of any dangerous situation, can either ensure our safety or bring about potentially harmful circumstances. What the author is trying to say here कि daily basis पे जो हम choices बनाते हैं, किस तरह की चॉइसेस, लाइक वियरिंग अ सीट बेल्ट, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स करेक्टली, और
पर्पसली स्टेइंग आउट ऑफ एनी डेंजरस सिचुएशन। इस तरह की चॉइसेस जो है ये क्या कर सकती हैं? दे कैन ईदर एंश्योर और सेफ्टी और ब्रिंग अबाउट पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टेंसेस। या तो वो हमें सेफ्टी की तरफ ले जा सकते हैं या डेंजरस सर्कमस्टेंसेस की तरफ। नाउ सी द क्वेश्चन अगेन, choose the option that best captures the central idea of the passage from the given quotes। अब देखिए, it is all about the quality of life and finding a happy balance between work and friends। हमने पैसेज पढ़ा, वहां पे आपने देखा कि फ्रेंड्स की कोई बात ही नहीं हो रही है, वर्क की भी कोई बात नहीं हो रही है, तो पहला जो है ऑप्शन कैंसिल हो गया। टू गो बियॉन्ड इज एज रॉन्ग एज टू फॉल शॉर्ट। इस तरीके की भी कोई बात नहीं हो रही है ना, कि टू गो बियॉन्ड इज एज रॉन्ग एज टू फॉल शॉर्ट, इस तरीके के भी हमने देखा कोई बात नहीं हुई। देन लाइफ इज like riding a bicycle, to keep your balance you must keep moving। इस तरीके की भी आपने देखा ऊपर वाले पैसेज में कोई बात नहीं हो रही है। Then balance is not something you find, it is something you create। This conveys the essence of the passage कि balance is not something you find, it is something you create। अब फिर से हम एक बार पैसेज को देख लेते हैं कि देखिए चॉइसेस की उसने बात की। चॉइसेस मीन्स कि आप चूज करते हो कि आप लाइफ में किसी भी चीज को किस तरीके से करोगे। तो वो जो चॉइसेस हैं वो क्रिएट करेंगी आपकी लाइफ को और बैलेंस को क्रिएट करेंगे। तो यहां से आपको क्लियर होगा कि जो द चॉइसेस वी मेक ऑन अ डेली बेसिस लाइक दीज, दे कैन ईदर एंश्योर और सेफ्टी और ब्रिंग अबाउट पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टेंसेस। तो जो चॉइसेस हम लाइफ को लेकर बनाएंगे वो जो है बैलेंस क्रिएशन की तरफ जो है हमें ले जा सकती हैं। तो यू कैन सी कि जो फोर्थ वन है, इट क्लियरली कन्वेज द एसेंस ऑफ दिस पैसेज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। You and I need to make a decision that we are going to get our lives in order। Okay? ऑथर क्या कह रहा है कि मुझे और तुम्हें ये चीज डिसाइड करने की जो है जरूरत है कि वी आर गोइंग टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर। एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन एंड एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स in our lives are some of the most important things we can do to get our lives in order। हम क्या क्या कर सकते हैं? ये सब चीजें, exercising self control, self discipline and establishing boundaries and borders in our lives। ये कुछ चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ्स को एक ऑर्डर में लाने के लिए ये चीजें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। Are some of the most important things we can do, and a life without discipline is one that is filled with carelessness। Now let's move on to the question, which of the characteristics are apt about the writer in the following context? I know I have, for this we have to read the next one। ओके, थर्ड वन भी जो है वो हम पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। वी कैन थिंक इट्स काइंड ऑफ एक्साइटिंग टू लिव ऑन द एज, कि एक्सट्रीमिटीज पे जो है जीना जो है, व्हाट ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे, कि हमें ऐसा लग सकता है कि एज पे जीना, एक्सट्रीम जो है, एक्सट्रीम तरीके से जीना या कोई भी चीज एक्सट्रीम वे में करना, उसको स्ट्रेच करके एक्सट्रीम तक लेके जाना, उस तरीके से जो जीने का तरीका है वो हमें लग सकता है कि वो एक्साइटिंग है ना। वी कैन थिंक it's kind of exciting to live life on the edge। We like the image of, yeah, that's me living on the edge। Woohoo! It has become a popular way to look at life। What the author is trying to say कि हमें लग सकता है कि इस तरह की जो बातें हम करते हैं कि yeah, that's me, woohoo, it has become a popular way to look at life। But if you see, even highways have lines। So what author is trying to convey here कि रूल्स
कहीं कहीं पे रूल्स भी जरूरी हैं। पहले हमने देखा कि वो लिविंग ऑन द एज की बात की ऑथर ने, एंड देन आफ्टर दैट ही इज सेइंग कि इवन रोड्स जो हैं उन पे भी जो है लाइंस हम देखते हैं, हाईवेज हैव लाइंस विच प्रोवाइड मार्जिन्स फॉर और सेफ्टी। और वो जो लाइंस हैं या इसी तरीके से जो लाइफ में रूल्स हैं या जो डिसिप्लिन हम फॉलो करेंगे तो वो हमें क्या करता है, विच प्रोवाइड मार्जिन्स फॉर और सेफ्टी while we are driving. If we go over one side, we will go into the ditch. If we cross over the line in the middle, we could get killed. And we like those lines because they help to keep us safe. Sometimes we don't even realize how lines help us to keep safe. Now we can see the question. Which of the characteristics are apt about the writer in the following context? इनमें से कौन से characteristics जो हैं वो आपको लगता है कि इस context में, ये जो quotes में जो sentence है, इस context में कौन से वाले जो है characteristics जो है वो सही है? Which of the characteristics are apt about the writer in the following context? I know I have limits. Okay, हमने अभी paragraph पढ़ा. And that I have reached them, but I am going to ignore them and see if or how long I can get by with it. अब ऑथर इस quoted sentence में ऑथर क्या बोल रहे हैं कि I know I have limits and that I have reached them, कि I know I have limits and I have reached them. मुझे पता है कि limits हैं और मैं वहां तक पहुंच भी गया हूं कि अब limits cross हो जाएंगी अगर मैं आगे बढ़ूंगा. But he is saying I am going to ignore the limits and see if or how long I can get by it. कि मैं limits को ignore करूंगा और मैं देखूंगा कि मैं कब तक जो है उस तरीके से pursue कर सकता हूं या move forward कर सकता हूं. अब आपको क्या लग रहा है कि इनमें से जो ऑप्शंस हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसके साथ जो है इस कोटेड सेंटेंस के साथ जो है वो मैच कर रहा है? पहले हम देखते हैं कि कौन सा नहीं कर रहा है. यहां से ये पढ़ने पर आपको दूर दूर तक पेशेंस या पेशेंट जो है वो तो इसके साथ कनेक्शन कोई बन ही नहीं रहा, क्योंकि ही इज सेइंग कि आई नो आई हैव लिमिट्स एंड आई हैव रीच्ड देम, बट मैं उनको इग्नोर करूंगा. तो ये पेशेंस या बीइंग पेशेंट जो है इसका जो है इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं हम. देन जो है हाँ, अब इनडिसाइसिव देखो, इनडिसाइसिव भी नहीं है क्योंकि he is well aware what he is doing. उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, उसने डिसाइड किया है खुद कि he has reached his limits and he will move beyond them by ignoring his limits. तो यहाँ पे indecisive भी नहीं होगा. अब बचे negligent, spontaneous and reckless एंड पर्पसलेसनेस. पर्पसलेसनेस भी नहीं आएगा क्योंकि बेशक उल्टा ही सही लेकिन पर्पस जो है उसने डिसाइड कर लिया है कि मैंने क्या करना है. सो पर्पसलेसनेस भी नहीं. तो स्पॉन्टेनियस भी नहीं है. क्यों? स्पॉन्टेनियस को जो हम रिलेट कर सकते हैं वो हो जाएगा बीइंग इन द मोमेंट, कि अभी जो आपका इनर वॉइस है और जो आउटर सर्कमस्टेंसेस हैं उनको देख के आप इन द मोमेंट क्या एक्शन करते हो वो स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड है. ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस भी जो है यहाँ पे नहीं होगा. तो बच गए हमारे नेग्लिजेंट एंड रेकलेस. ओके, दिस इज द आंसर. व्हिच वन? नेग्लिजेंट एंड रेकलेस. 1 and 4 सी जो है इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसमें से देखिए इसी से रिलेटेड, इसी वाले पैसेज से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज. अब आपको क्या लग रहा है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल जो है क्या हो सकता है? मच टू सून. मच टू सून ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज जो है वो बहुत जल्दी हो रही है. इस पैसेज में ऐसा तो नहीं लग रहा, कुछ भी इस तरह की चीज कन्वे नहीं हो रही, तो ये तो नहीं है. अब इनफ इज इनफ कि कोई चीज हो रही है एंड यू आर डन विद दैट थिंग एंड यू से जस्ट इनफ इज इनफ, आई विल नॉट डू इट मोर. इस तरह का भी नहीं है क्योंकि ऑथर कह रहा है कि आई हैव रीच्ड माई लिमिट्स बट आई एम गोइंग टू इग्नोर
the margins and move ahead recklessly. तो enough is enough भी नहीं है, have enough to do भी नहीं है, क्योंकि इसको भी आप देखोगे कि आप पैराग्राफ के साथ इसको रिलेट नहीं कर पाओगे कि have enough to do, कि आपके पास कोई चीज है और आप बोल रहे हो कि इतनी काफी है क्या करने के लिए, तो ये भी नहीं है। तो how much is too much। एक तरीके से ऑथर जो है वो अपनी बाउंड्रीज को, अपनी लिमिट्स को टेस्ट कर रहा है कि मैं इतना, इससे ज्यादा है, अपनी बाउंड्रीज को, लिमिट्स को क्रॉस करूंगा तो क्या ही हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर होगा हाउ मच इज टू मच। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, the phrase potentially harmful circumstances refers to circumstances that can, let's see the passage first, okay। कि हमने ये कहां पे पढ़ा है potentially harmful circumstance, ये हमने पढ़ा है फर्स्ट वाले पैराग्राफ में। The choices we make on a daily basis, like wearing a seatbelt, lifting heavy objects correctly, or purposely staying out of any dangerous situation, can either ensure our safety or bring about potentially harmful circumstances. और bring about potentially harmful circumstances means कि इस तरीके के circumstances जिनमें इतना potential है कि वो आपको डेंजरस जोन में जो है वो लेके जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस जो फ्रेज है पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टेंसेस, इसका मीनिंग जो है आउट ऑफ द 4 गिवन चॉइसेस क्या हो सकता है। द फ्रेज पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टेंसेस, व्हाट डज इट रेफर्स टू? Can certainly be dangerous, can be fairly dangerous, be possibly dangerous, seldom be dangerous. Now if you know the meaning of seldom, seldom का meaning होता है never, okay? तो ये तो आप पहले ही इसको जो है इस वाली चॉइस को आप कैंसिल कर दोगे, क्योंकि पोटेंशियली डेंजरस हमने देखा कि हमारी चॉइसेस जो हैं वो या तो हमें सेफ्टी की तरफ ले जा सकती हैं या डेंजर की तरफ। तो पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टेंसेस वो हो गए कि सर्कमस्टेंसेस जिनमें इतना पोटेंशियल है कि वो हमें हार्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्टेनली का मतलब होता है श्योरली, तो सर्टेनली भी कैंसिल हो गया क्योंकि उसने बोला है कर सकते हैं, उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो हमें हार्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्टेनली भी नहीं है, नेवर, सेल्डम का मीनिंग हो गया नेवर, तो ये भी नहीं होगा। बी फेयरली कि हाँ वो जरूर ही वो डेंजरस होगा, तो फेयरली भी नहीं होगा। तो बी पॉसिबल कि दे हैव द पोटेंशियल, दे हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉजिंग एन हार्म, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पॉसिबली dangerous. Now we have to see the next passage to do the next question. तो हम पहले next passage देख लेते हैं, which is finally I understood I was living an unsustainable life. Unsustainable means the kind of life or the kind of life which cannot be sustained for long, which cannot be continued for long, ठीक है। Can't be sustained or continued for long,
कि आप इस तरीके का लाइफस्टाइल जो है आपने ऑप्ट किया कि जो ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप वो ज्यादा देर तक कंटिन्यू करोगे तो या तो आप पे उसका बुरा असर होगा या आपके इमीडिएट इन्वायरमेंट पे उसका असर जो है वो अच्छा नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप ये टर्म जो है आजकल जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है, इट इज इन वॉग, इट इज यूज्ड in our daily lives nowadays, sustainable और unsustainable। तो unsustainable वो हो गया कि जो अगर आप इस तरीके का लाइफस्टाइल कि जो आप ज्यादा देर तक अगर उसको कंटिन्यू करते हो तो it will harm you or your environment। okay, for example using polythene is not a sustainable choice। ठीक है, पॉलीथीन को यूज करना एक सस्टेनेबल चॉइस नहीं है। क्यों? और हम उसको ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि इट कॉजेज हार्म टू आवर एनवायरनमेंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सस्टेनेबल या अनसस्टेनेबल का मीनिंग क्या है। तो लेट्स मूव अहेड। I understood I was living an unsustainable life and needed to make some changes in my outlook and lifestyle। ठीक है, you and I don't have to be like everyone else or keep up with everyone else। what author जो है वो सस्टेनेबल होने के लिए क्या करना होता है या किस तरीके का लाइफस्टाइल जो है वो जरूरी है, आगे वो चीज बता रहा है ऑथर कि हमें औरों की तरह नहीं होना है या औरों के साथ जो है मैच करने के लिए अपना लाइफस्टाइल, उसके लिए हमें स्ट्रगल नहीं करना है। ईच ऑफ अस नीड्स टू बी एग्जैक्टली द वे वी आर। हम जैसे हैं हमें वैसा ही होना है एंड वी डोंट हैव टू अपोलोजाइज। और उसके लिए हमें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह के हम हैं, द पर्सन वी आर, वी डोंट हैव टू अपोलोजाइज फॉर दैट थिंग। वी आर नॉट ऑल अलाइक। क्यों हमें अपोलोजाइज नहीं करना है? क्योंकि ईच पर्सन इज यूनिक, वी आर नॉट अलाइक, we are different from each other and we need to find a comfort zone in which we can enjoy our lives instead of making ourselves sick with an overload of stress and pressure। तो हमें इस तरह का लाइफस्टाइल जीना है कि जो हमारा हो, जो यूनिक हो, और हमें दूसरों के साथ जो कंपैरिजन है या हाँ जो दूसरों के साथ कंपैरिजन है वो नहीं करना है, या रैट रेस में जो है उसका हिस्सा नहीं बनना है। इंस्टेड ऑफ दैट वी नीड टू फाइंड और कंफर्ट जोन इन विच वी कैन enjoy our lives instead of making ourselves sick with an overload of stress and pressure। Now let's see the question। Select the option that makes the correct use of unsustainable as used in the passage। अब अनसस्टेनेबल का मीनिंग आपने देखा। अब आप देखिए कि इनमें से कौन सी फिल इन द ब्लैंक्स में अनसस्टेनेबल जो है फिट बैठेगा। ठीक है, इन द लॉन्ग रन द अनसस्टेनेबल ऑफिशियल्स। देखिए ह्यूमंस के केसेस में हम अनसस्टेनेबल वर्ड नहीं यूज करते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अनसस्टेनेबल क्या होगा, द एक्शन or the process which cannot be continued for a long period of time। क्यों नहीं कंटिन्यू किया जा सकता? एक्शन या प्रोसेस वो क्यों नहीं कंटिन्यू किया जा सकता? क्योंकि वो या तो हमें हार्म करेगा या हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो हार्म करेगा, दोनों को ही हार्म करेगा। तो इसीलिए ऑफिशियल्स, पर्सन्स कैन नॉट बी, ह्यूमंस कैन नॉट बी अनसस्टेनेबल, क्योंकि ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि दिस ह्यूमन इज अनसस्टेनेबल एंड ही और शी कांट कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग टाइम बिकॉज ही और शी इज हार्मिंग द एनवायरमेंट, है ना। तो यहाँ पे तो नहीं आएगा अनसस्टेनेबल। देन कम्स योर नेक्स्ट वन, इमरजेंसी प्रोसीजर्स वर अनसस्टेनेबल बाय द ऑफिशियल्स। इसके लिए भी नहीं आएगा प्रोसीजर्स के लिए, क्योंकि प्रोसीजर्स अनसस्टेनेबल जो है वो नहीं होते। ठीक है, या इन्होंने कहा है कि प्रोसीजर्स जो हैं वो अनसस्टेनेबल होने की वजह से इमरजेंसी प्रोसीजर्स वर अनसस्टेनेबल बाय द ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसका कोई मीनिंग जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है।
Then comes your next one. Officials reported an unsustainable set of events during the emergency. Unsustainable can't fit here also. Then comes your next one. Officials admit that the emergency system is unsustainable in the longer run. क्योंकि हमने पहले ही बात की कि a kind of system, ठीक है, इस तरीके का सिस्टम कि जो हम उसको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते बिकॉज इट कॉजेज हार्म टू द नेचर और इन्वायरमेंट. तो यहाँ पे इन द लॉन्गर रन देख के जो है आपको पता चल जाएगा कि ऑफिशियल्स एडमिट दैट द इमरजेंसी सिस्टम इज अनसस्टेनेबल इन द लॉन्गर रन, मीन्स इट कांट सपोर्ट अस इन द लॉन्गर रन. So let's move on to the next one. The author attempts to, what does author attempts to do in this paragraph? जो unsustainable पे हमने end में पढ़ा है, उसमें से आपको क्या लग रहा है कि author क्या कर रहा है? एक तरह की लाइफ एडवाइस ऑफर कर रहा है कि वी शुड नॉट अडॉप्ट द अनसस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग. हमें सस्टेनेबल वेज जो है वो अडॉप्ट करने चाहिए. तो इसका क्लियरली जो है आंसर हो जाएगा, ही इज ऑफरिंग एडवाइस. एक जो पैराग्राफ ऊपर हमने पढ़ा जिसमें हमने ये कोलोकियल वर्ड्स वो होते हैं जो हम अपनी इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं. जैसे बहुत कॉमनली आप ये वर्ड यूज करते हो ब्रो, है ना. तो ब्रो जो है वो एक कोलोकियल या इनफॉर्मल वर्ड है जिसको आप फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं यूज करते. फॉर्मल लैंग्वेज में आप ब्रो की जगह क्या यूज करते हो? ब्रदर. ठीक है. तो इस तरह के कोलोकियल और इनफॉर्मल वर्ड्स सच एज या, वुहू जो हैं, the author uses colloquial words. Which of the following is not a colloquial word? तो इनमें से जो है वो कौन सा colloquial word नहीं है. तो क्लियरली आपको यहां से पता चल ही रहा होगा कि यहाँ colloquial word जो है स्ट्रेस नहीं है. बाकी hooked, ठीक है, गाय और stuff, these three are colloquial words. ठीक है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं. Then comes your next one. What does the author mean when he says to get our lives in order? To get our lives in order का सीधा सीधा यहाँ से जो है आपको क्लियरली पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है. अपनी लाइव्स को एक ऑर्डर में, एक पैटर्न में, एक डिसिप्लिन्ड वे में जो है लाना, उसको हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? टू ऑर्गेनाइज योर लाइव्स. Then comes your next one. Choose the option that correctly states the two meanings of outlook as used in the passage. ठीक है, two meanings of outlook. हम passage देख लेते हैं एक बार. Okay. Yeah, in which passage we read about the outlook? Finally, okay. I'm not getting it. Where is this word outlook? We can think it's kind of exciting to live life on the edge. We like the images of, yeah, that's me living on the edge. Woohoo. It has become a popular way to look at life. But if you see, even highways have lines which provide margins for our safety while we are driving. If we go over one side, we will go into the ditch. If we cross over the line in the middle, we could get killed. And we like those lines because they help to keep us safe. Sometimes we don't even realize how lines help us to keep safe.
Okay, let's see the question. We have read the word outlook somewhere. Yeah, this is the word. Finally, I understood I was living an unsustainable life and needed to make some changes in my outlook and lifestyle. You and I don't have to be like everyone else or keep up with anyone else. Each of us needs to be exactly the way we are, and we don't have to apologize for it. नाउ यहाँ पे आपने आउटलुक जो है वर्ड देख लिया. अब हम जो है क्वेश्चन देखते हैं. चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द टू मीनिंग्स ऑफ आउटलुक एज यूज्ड इन द पैसेज. अ पर्सन्स इवैल्यूएशन ऑफ लाइफ. ठीक है, इवैल्यूएट करना, एनालाइज करना. अब यहाँ पे आपको एनालिसिस जो है, इवैल्यूएशन जो है या एनालिसिस जो है वो नहीं दिख रहा है. अ पर्सन एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, वो भी इसका मीनिंग जो है, आउटलुक वर्ड का मीनिंग जो है वो आपको पैसेज में नहीं लग रहा है. यहाँ पे पर्सन के एक्सपीरियंसेस जो हैं आउटलुक से वो रिलेट नहीं कर पाओगे आप उसको. आउटलुक जो है अ वे ऑफ सीइंग, अ स्टाइल ऑफ लिविंग योर लाइफ और अ वे ऑफ सीइंग योर लाइफ और a way you design your life. So this is the correct one. A person's point of view towards life. Regrets की भी यहाँ पे बात नहीं हो रही. And a person's general attitude to life. ठीक है, एक पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू टूवर्ड्स लाइफ है और एक जनरल एटीट्यूड जो है टूवर्ड्स लाइफ, ये दो चीजें जो है आउटलुक वर्ड जो है वो डिनोट कर रहा है. Read the paragraph again and see कि you can relate to it or not, and see the meaning of all these things. So you will be able to get it. तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? थर्ड एंड फिफ्थ वन, C. Then comes your last one, which is what is the message conveyed in the last paragraph of the passage. तो वहां पे आपने देखा कि the author is saying that you are unique, each person is unique, we are not all alike, so we don't have to copy each other or follow each other blindly, but what we have to do कि हमें अपने आप को जो है वो देखना है और अपना जो स्टाइल है उसको फॉलो करना है. देख लेते हैं हम एक बार फिर से इसको कि देखिए यहाँ पे ये ऑथर कह रहा है you and I don't have to be like everyone else or keep up with anyone else. Each of us needs to be exactly the way we are and we don't have to apologize for it. ठीक है, अपना कंफर्ट जोन हमें ढूंढना है in which we can enjoy our lives without an overload of stress and pressure. स्ट्रेस और प्रेशर लिए बिना हमें अपना कंफर्ट जोन ढूंढना है. अपना जो है इनर वॉइस जो है उसको फॉलो करना है आपको, विदाउट फॉलोइंग समवन और रनिंग बिहाइंड समवन ब्लाइंडली. तो अब देखिए ये वाला पैराग्राफ आपने देख लिया. अब हम देखते हैं ये जो एंड वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज. तो लव व्हाट यू डू, लव योरसेल्फ. देखिए ये बहुत क्लोजली रिलेटेड जो है ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि लव व्हाट यू डू, लव योरसेल्फ, to love others, be the best version of yourself और be yourself. तो most appropriate जो है, जो यहां से आपको लग रहा है वो ये वाला ऑप्शन है, थर्ड वन. क्योंकि the author is saying कि be the best version of your own self, फॉलो योर इनर वॉइस, अपना कंफर्ट जोन ढूंढिए और उसको फॉलो करिए विदाउट मतलब इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड समवन एल्स. क्यों अपने आप को फॉलो करना है? बिकॉज वी ऑल आर यूनिक इन आवर ओन वेज. सो दैट इज ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हमने देखा theory and then its application. So that is all about reading comprehension. Now what you people have to do at your home, ki practice a lot, read a lot, and while you are reading
व्हेन यू एनकाउंटर अ न्यू वर्ड, जब भी आपको कोई नया वर्ड दिख रहा है तो उसका मीनिंग देखिए, डिक्शनरी हमेशा अपने पास रखिए। इफ जो है आपको फोन का ही भार ज्यादा लग रहा है तो आप एक पॉकेट डिक्शनरी नहीं रख सकते हैं, तो कीप एन एप्लीकेशन इन योर फोन, जो डिक्शनरी वाला एप्लीकेशन है वो रखिए। कोई भी जब नया वर्ड दिख रहा है आपको तो सी इट्स मीनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, मीनिंग जो वर्ड है स्पीक इट आउट लाउड, प्रोनाउंसिएशन उसको प्रोनाउंस करने से भी जो वर्ड का है मीनिंग आपको थोड़ा सा क्लियर होता है। सी इट्स मीनिंग, स्पीक इट आउट लाउड, देन सी इट्स यूजेज, वहां पे जो डिक्शनरी में एग्जाम्पल्स भी साथ साथ दे रखी होती हैं कि जहां पे आपको देखना है कि इस वर्ड को एक सेंटेंस में कैसे यूज किया जाएगा। देन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है, जो सेम मीनिंग वाले, ऑलमोस्ट क्लोजली सेम मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं वो भी दिए गए होंगे और ऑपोजिट भी दिए गए होंगे, आपको वो भी देखना है, ठीक है। दिस वे यू विल गेट टू नो लैंग्वेज मोर, ठीक है। रीडिंग जो है एंड क्रिटिकल रीडिंग, एक्टिव रीडिंग जो है वो आपको हेल्प करेगी। जितने भी आपके टॉपिक हैं सिलेबस में वो सभी इंटरकनेक्टेड हैं, एंड रीडिंग इज द बेस, क्रिटिकल रीडिंग, एनालिटिकल रीडिंग इज द बेस, एक्टिव रीडिंग इज द बेस। जितना आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी उतना आपको जो है सभी चीजें सॉल्व करने में जो है वो हेल्प मिलेगी, किसी भी टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। देन नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लेसन विच इज वोकैबुलरी। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। read at your home, read a lot, practice a lot and have fun, live your life. Thank you so much.